हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की कंप्लीट सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने पिछले क्लास में विकास टॉपिक डेवलपमेंट टॉपिक स्टार्ट किया था। आज इसका पार्ट 2 है। तो ये मैं आपको राजेश मिश्रा की बुक से करा रही हूँ और ये यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं आपको पूरा कंप्लीट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कराऊंगी। अगर आप मेरी पहली वीडियो नहीं देखे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप जाके उसे देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो देखिएगा। तो आपको ये विकास इसमें जितने भी इससे संबंधित विचारक हैं और जो भी कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको 1000 क्वेश्चन सीरीज भी चल रहा है, जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की श्रृंखला है। आप उसे भी प्लीज़ जाके देखिए। और पॉलिटिकल थ्योरी की भी लगभग मैंने कंप्लीट करा रखी है, कुछ पार्ट बाकी है, वो भी मैं कुछ दिन में करा दूंगी। तो अगर आप वो भी नहीं देखें तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटिकल थ्योरी, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रही है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने यहाँ तक बता दिया था उदारवादी मॉडल जो विकासशील देशों के लिए कमज़ोर माना जाता है। ये पांचों मॉडल मैंने बताया था। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा हंटिंगटन के विचार से। हंटिंगटन हमारे टॉपिक के लिए थिंकर भी इम्पॉर्टेंट है। इनसे एक क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अगर आप पिछले क्वेश्चंस अगर आप देखे होंगे, मैं जो सीरीज करा रही हूँ 22 का क्वेश्चन मैंने अभी तक 23 का टोटल क्वेश्चन करा, दोनों स्विफ्ट का कराया है, 22 का कराया है, 20, 19 और 18 का भी करा चुकी हूँ। अब अगली क्लास में मेरे 2017 की क्वेश्चंस भी स्टार्ट करूँगी। तो अगर आप नहीं देखें तो आप प्लीज़ वो 1000 क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, आप प्लीज़ उसे जाके ज़रूर देखना। अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम टॉपिक है हंटिंगटन के विचार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक संगठनों एवं क्रिया विधियों का संस्थाकरण है। ठीक है। हंटिंगटन ने एकल रेखीय विकास प्रक्रिया को चुनौती दी है। हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास के निम्न बिंदुओं में व्यक्त किया है। जो राजनीतिक विकास है उसको उन्होंने किन किन बिंदुओं में व्यक्त किया है? एक तो अनुकूलन, जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी, स्वायत्ता, ऑटोनॉमी और संसक्ता, कोहेजन। ठीक है। तो ये 4 तरह के उन्होंने बिंदु व्यक्त किए हैं विकास के से संबंधित। फिर हंटिंगटन के राजनीतिक क्षरण की संकल्पना। तो हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के साथ साथ राजनीतिक क्षरण भी होता है। मतलब जो अगर विकास हो रहा है तो उसका क्षरण भी होगा, उसका हास्य भी होगा राजनीतिक का। तो राजनीतिक क्षरण का मूल कारण राजनीतिक संगठनों एवं क्रियाविधियों का संस्थाकरण न होना। उनके अनुसार राजनीतिक संचरण का अभिप्राय सामाजिक आकांक्षा एवं उनकी पूर्ति के मध्य उत्पन्न खाई से होता है। क्यों होता है राजनीतिक क्षरण? तो राजनीतिक क्षरण सामाजिक जो आकांक्षाएं होती है उसकी पूर्ति के मध्य जो गैप आ जाता है, जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है, इसके कारण जो जो ये रीजन बनता है वो बनता है राजनीतिक क्षरण का। फिर हंटिंगटन की गैप परिकल्पना क्या है? तो लोगों की बढ़ती हुई सामाजिक आकांक्षा एवं उनकी पूर्ति के मध्य एक खाई उत्पन्न होना गैप हाइपोथेसिस है। तो उनके हिसाब से जो ये गैप बन जाता है, मतलब हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है, जिस चीज़ की हम आकांक्षा करते हैं, तो इसी में राजनीतिक गैप हो जाता है। इसी को एक उन्होंने बोला है गैप। कॉलमैन के विकास की प्रक्रिया में बाधा को डेवलपमेंट सिंड्रोम कहा जाता है। अब डेवलपमेंट, कोलमैन ने क्या बोला इसी प्रक्रिया को, जो राजनीतिक विकास में जो बाधा आती है उसको डेवलपमेंट सिंड्रोम बोला है। आगे रिक्स रिक्स ने 3 रूप को व्यक्त किया है। कौन कौन से इनके 3 रूप है? एक है डिफ्रैक्टिव मॉडल, ठीक है, जो आधुनिक समाज में पाया जाता है। फिर फ्यूज मॉडल जो परंपरागत समाज में पाया जाता है। और प्रिज्मेटिक, जैसे देखो डिफ्रैक्टिव एकदम बहुत बढ़िया हो गया, फ्यूज्ड बिल्कुल बेकार हो गया, और प्रिज्मेटिक हो गया। उससे जो क्षण के जो आता है, डिफ्रैक्टिव जो क्षण के थोड़ा सा आता है, जो विकासशील देशों में पाया जाता है। तो ये सबसे बेहतर पोजीशन होता है, ये सबसे वर्स्ट पोजीशन होता है, ये मिडल वाला पोजीशन होता है जो विकासशील देशों का होता है, मिडल में रहते हैं।
रिक्स के अनुसार डेवलपमेंट ट्रैप की संकल्पना का अभिप्राय निम्न है। अब इन्होंने डेवलपमेंट ट्रैप की संकल्पना दी। अब ये बोलेगा डेवलपमेंट ट्रैप की किसने किया, तो इनके रिक्स के सिद्धांत में आता है। तो इसका क्या मतलब होता है, तो जब किसी राजनीतिक व्यवस्था में समानता एवं क्षमता के मध्य असंतुलन उत्पन्न हो, जब समानता और क्षमता के बीच असंतुलन उत्पन्न हो, तो परिणाम स्वरूप डेवलपमेंट ट्रैप उत्पन्न होता है। रिक्स के अनुसार पाश्चात्य राजनीतिक संस्थाओं को स्वीकार करने का यह अभिप्राय नहीं है कि पाश्चात्य सांस्कृतिक एवं राजनीतिक मूल्यों को भी स्वीकार किया जाए। आगे है विकास का चरणबद्ध मॉडल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चरणबद्ध मॉडल। तो देखो, मूल मान्यताकार डब्ल्यू रोस्टोव है, इनकी बुक भी लिख लो, इनकी बुक है द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1960। रोस्टोव के चरणबद्ध मॉडल में परंपरागत समाज से आधुनिक समाज के विकास का चित्रण किया है। उन्होंने इसे वायुयान के उड़ने के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में विकास के निम्नलिखित चरणों में व्यक्त किया है। पहला कौन कौन सा है? पहला परंपरागत समाज, संक्रमणकालीन स्थिति, प्री कंडीशंस ऑफ टेक ऑफ, फिर परिपक्वता की ओर संक्रमण, ड्राइव टुवर्ड्स मैच्योरिटी, फिर है, ठीक है, फिर उच्च उपभोग स्तर, फिर गुणवत्ता का खोज, सर्च ऑफ क्वालिटी। रोस्टोव ने विकास के चरणों के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि कोई परंपरागत समाज भी आधुनिक समाज में परिवर्तित हो सकता है। डब्ल्यू रोस्टोव ने विकास के इस मॉडल को पूरे विश्व के लिए उपयोगी बताया। इसलिए उसका यह दावा था कि सभी समाज विकास की इसी प्रक्रिया के अनुसार समृद्धि के रास्ते पे बढ़ेंगे। नव स्वतंत्र एशियाई अफ्रीका देशों के लिए भी विकास का यही मॉडल लागू होगा। इसलिए इन्होंने उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद जैसी मान्यताओं को दरकिनार कर दिया एवं मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र की मान्यता को पूर्णतः खारिज कर दिया। इसके अनुसार विकासशील देशों को भी विकास करने के लिए पूंजीवादी देशों से सहायता लेनी पड़ेगी। परासिकता सिद्धांत ने रोस्टोव की मान्यता से असहमति व्यक्त की। जो परासिकता के सिद्धांतकार थे, उन्होंने रोस्टोव की इस मान्यता से असहमति व्यक्त की। रोस्टोव के अलावा ऑर्गेन्स्की, सीई ब्लैक ने भी विकास का चरणबद्ध मॉडल प्रस्तुत किया। विकास के अध्ययन के संदर्भ में पहला महत्वपूर्ण प्रयास डेनियल लर्नर ने किया। इसकी प्रसिद्ध रचना द पासिंग ऑफ ट्रेडिशन सोसाइटी मॉडर्नाइजिंग मिडिल ईस्ट किनकी है? डेनियल लर्नर की। लर्नर जो लर्न करते हैं उनका क्या है? पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी मॉडर्नाइजिंग मिडिल ईस्ट। ब्लैक के अनुसार राजनीतिक विकास के निम्न चरण है। तो कौन कौन चरण है ब्लैक के अनुसार? सीई ब्लैक, इनका पूरा नाम है, यहाँ पे दिया हुआ है, सीई ब्लैक। तो पहला है परंपरागत समाज को आधुनिकता की चुनौती, परंपरागत नेतृत्व का हास्य एवं आधुनिक नेतृत्व का सशक्तिकरण, ग्रामीण एवं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था एवं समाज में शहरी औद्योगिक परिवर्तन, समाज का एकीकरण। आलमंड एवं पावेल ने राजनीतिक विकास को निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया। आलमंड और पावेल ने किन किन रूपों में व्यक्त किया? देखो, सांस्कृतिक का पंथ निरपेक्षीकरण यानी समानता, क्षमता, विभेदीकरण, जैसे देखो पंथ निरपेक्षता, कार्य क्षमता का विकास और संरचना का विभेदीकरण। अगला है डेनियल लर्नर एवं कार्ल लुईस ने विकास के सामाजिक प्रक्रिया सिद्धांत का निर्माण किया है। एडवर्ड सिल ने राजनीतिक विकास के आधार पर 5 प्रकार की व्यवस्था का वर्णन किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एडवर्ड सिल्स की। कौन कौन सी है आप लिख लो। राजनीतिक लोकतंत्र, नाम मात्र का लोकतंत्र, आधुनिकीकृत स्वेच्छातंत्रवाद, सर्वाधिकारवादी गुटतंत्रवाद, परंपरागत गुटतंत्रवाद। ऑर्गेन्स्की ने विकास को निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया। आदिम एकीकरण। अब ऑर्गेन्स्की का हम देखेंगे, इन्होंने क्या क्या दिया? आदिम एकीकरण, औद्योगिकरण, लोक कल्याण, प्रचुरता।
लियोनार्ड विंडर ने अपनी पुस्तक क्राइसिस एंड सीक्वेंस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास के निम्नलिखित संकटों की चर्चा की। कौन कौन से संकट है? पहचान का संकट, समेकन का संकट, वैधता का संकट, संसाधन जुटाने का संकट। और ये किन्होंने दिया है? लियोनार्ड विंडर ने अपनी बुक कौन सी? क्राइसिस एंड सीक्वेंस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अल्प विकास पर प्रायश्चित्ता। तो 1970 के दशक में दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका विचारकों में आंद्रे गुंडर फ्रैंक और सामिर अमीन ने रोस्टोव की मान्यता को अस्वीकार करते हुए प्रायश्चित्ता डिपेंडेंसी थ्योरी का निर्माण किया। प्रायश्चित्ता सिद्धांत को इंग्लिश में डिपेंडेंसी थ्योरी बोलते हैं। प्रायश्चित्ता सिद्धांतकारों ने कहा कि एशियाई, अफ्रीका या लैटिन अमेरिका देशों का विकास उस प्रकार नहीं हो सकता जैसा कि पूंजीवादी देशों का हुआ, क्योंकि एशियाई अफ्रीका देश उपनिवेशवादी व्यवस्था से पीड़ित एवं शोषित थे, जबकि पूंजीवादी देश ने उन पर उपनिवेशवाद बनाना था। इसलिए एशियाई अफ्रीका देश अविकसित अंडर डेवलपमेंट हैं, जबकि पूंजीवादी देश पहले से ही डेवलप हैं। प्रायश्चित्ता सिद्धांत के अनुसार वर्तमान वैश्विक व्यापार एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका देशों के प्रतिकूल है, क्योंकि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका देश कच्चे पदार्थों के निर्यातक हैं, जबकि पूंजीवादी देश विनिर्मित वस्तु का निर्यात करते हैं। इसीलिए विकासशील देशों में को सदैव व्यापारिक घाटा होता है और जब तक पूंजीवाद व्यवस्था विद्यमान होगी तब तक यह शोषण समाप्त नहीं होगा। प्रायश्चित्ता सिद्धांत का विकास गैर मार्क्सवादियों के द्वारा किया गया। क्या है? प्रायश्चित्ता का विकास गैर मार्क्सवादियों द्वारा किया गया। लैटिन अमेरिका के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक आयोग ECLA के अध्यक्ष इनका नाम ये याद रखो, रॉल प्रेवेसी थे, जिन्होंने प्रायश्चित्ता सिद्धांत का आधार रखा। प्रायश्चित्ता सिद्धांत का आधार किसने रखा स्टार्टिंग में? तो रॉल प्रेवेसी ने। इसके अतिरिक्त सेल्सो फोर्टोड ने अपनी बुक डेवलपमेंट एंड द अंडर डेवलपमेंट 1964 में उदारवादी और मार्क्सवादी विचार के सिद्धांत की आलोचना किया। सामिर अमीन ने प्रायश्चित्ता सिद्धांत की व्याख्या को मार्क्सवादी आधार प्रदान किया। इनकी रचना इंपेरियलिज्म एंड अनइक्वल डेवलपमेंट। वॉल्टर रोडनी ने अपनी रचना हाउ यूरोपियन अंडर डेवलप्ड अफ्रीका 1972 में यह विचार किया कि यूरोप के शोषण के कारण अफ्रीकी आर्थिक रूप से शोषित हुआ। अब प्रायश्चित्ता सिद्धांत ने यह बताया कि विकासशील देशों के पिछड़ेपन का मूल कारण पूंजीवादी देशों द्वारा किया गया शोषण है। और आंद्रे गुंडर फ्रैंक की प्रसिद्ध रचना क्या? उनकी फेमस बुक का क्या नाम है? कैपिटलिज्म एंड द अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। फिर से एक बार मैं बोलती हूँ, कैपिटलिज्म एंड द अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। कब है? 1967। तो इसके अनुसार विकास, अविकास और अल्प विकास में अंतर होता है। क्या होता है? विकास और अल्प विकास में अंतर होता है। विकासशील देश अल्प विकास के शिकार हैं। आंतरिक उपनिवेशवाद का विचार। अब आंतरिक उपनिवेशवाद का विचार किसने दिया है? गोंजालेज केसनोव ने दिया है। अगला है फ्रांसीसी विचारक एंद्रेदे ने विकास के खंभे पोल्स ऑफ डेवलपमेंट का विचार दिया है। फ्रांसीसी विचारक एंद्रेदे ने पोल्स ऑफ डेवलपमेंट का विचार दिया है। फिर अब प्रायश्चित्ता पूंजीवाद का विकास का विचार कार्डोस, हाँ ये भी आप नोट डाउन करो। प्रायश्चित्ता पूंजीवादी विकास का विचार कार्डोसो ने दिया था। आगे है एकाधिकारी पूंजीवाद का विचार पॉल वेरन और पॉल स्वीजी ने दिया था। आगे है उप साम्राज्यवाद का विचार मोरो मैरिनी ने दिया था। उप साम्राज्यवाद का विचार, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस इसी से बनता है। तो इसमें जो जो नाम और जो जो जिसके प्रणेता हैं आप प्लीज़ उसका नाम नोट डाउन कर लो, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम उसका रिवीजन कर पाओ।
पूरी लंबी वीडियो तो आप देख नहीं सकते एग्ज़ाम के टाइम, तो इसीलिए हमेशा अपने पास देखो, जब फ्री टाइम हो, एक बार तो अगर आप काम कर रहे हो तो अगर सुन रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार तो फ्री टाइम में आप सुनो और उसको नोट डाउन करो। नवप्रासितता का विचार डॉन सेंटोस ने दिया। नवप्रासितता का सिद्धांत के अंदर डॉन सेंटोस ने दिया था। उप साम्राज्यवाद का विचार मोरो मैरिनी ने दिया था। फिर प्रासितता पूंजीवाद का विकास का विचार को कार्डोसो ने दिया था। एकाधिकार पूंजीवाद का विचार पॉल वेरन और पॉल स्वीजी ने दिया था। अगला है नवप्रासितता का ठीक है, तो हो गया। कल्याण सन्याल ने अपनी बुक, इनकी बुक है रीथिंकिंग कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट रॉटलिज्म इंडिया, ये 2007 में है, और यह उत्तर उपनिवेशवाद समाज में विकास के अलग तरीके का प्रयोग होना चाहिए। और 1980 के दशक में दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर और इसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया एवं तेज गति से आर्थिक उत्थान हुआ और नव औद्योगिक देश कहलाया, जबकि ये पहले विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल थे। पहले ये विकासशील थे, अब ये विकसित देश की श्रेणी में आ रहे हैं। फिर है जबकि ये पहले विकासशील, ठीक है, जिससे स्पष्ट है कि परासितता सिद्धांत को मान्यता पूर्णतः सत्य नहीं है। परासितता सिद्धांत की जो मान्यता है, इससे ये प्रूफ होता है कि परासितता सिद्धांत की मान्यता पूर्णतः सत्य नहीं है। आगे है वर्तमान में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभाव को नव परासितता न्यू डिपेंडेंसी थ्योरी के रूप में चित्रित किया गया है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, देश में दूसरे देश में जाके अपना आधिपत्य स्थापित करती है, इसको न्यू डिपेंडेंसी थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अब है वॉलस्टीन द्वारा विश्व व्यवस्था विश्लेषण। और वॉलस्टीन ने इन्होंने विश्व व्यवस्था विश्लेषण का प्रयोग मार्क्सवाद के अंतर्गत किया है। इन्होंने परासितता सिद्धांत का संशोधन किया, जिसके अनुसार परिधि में शामिल देश भी विकास कर सकती है। ठीक है, परिधि एक कोर होता है, एक परिधि है जो चारों तरफ होता है, वो भी देश विकास कर सकता है। वॉलस्टीन ने अमेरिकी समाजशास्त्री हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना, इनकी बुक का क्या नाम है, द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम वॉल्यूम 1, कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर एंड द ओरिजिन्स ऑफ यूरोपियंस वर्ल्ड इकोनॉमिक इन 16th सेंचुरी 1974। इनकी अन्य बुक्स कौन कौन सी है, जियो पॉलिटिक्स एंड द जियो कल्चर, एसे ऑन द चेंजिंग वर्ल्ड सिस्टम 1991, डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर, द यूएस इज इन अ chaotic वर्ल्ड। वॉलस्टीन भी मार्क्सवाद विचारक हैं, जिन्होंने विश्व व्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी। इसके अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था पूंजीवादी या बाजारवादी व्यवस्था है। इन्होंने विश्व व्यवस्था के राज्य को 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन, कोर, अर्ध परिधि, परिधि। ठीक है, आगे है तीनों का परस्पर संबंध शोषणकारी होता है। कोर के द्वारा परिधि एवं अर्ध परिधि दोनों का शोषण किया जाता है, जबकि अर्ध परिधि द्वारा परिधि का शोषण किया जाता है। ठीक है, कोर दोनों का शोषण करता है और अर्ध परिधि जो परिधि का शोषण करता है। वॉलस्टीन ने द राइज एंड द फ्यूचर डिमेंस ऑफ द वर्ल्ड कैपिटल सिस्टम कंसेप्ट फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस 1970 में लिखी है। वॉलस्टीन के अनुसार विश्व व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था की भांति है, जिसमें निम्नलिखित विशेषता विद्यमान है। अब इसमें क्या क्या है, व्यवस्था की सीमा, व्यवस्था की संरचना, वैधता के नियम और आपसी संबंधता। अगला, वॉलस्टीन ने विश्व व्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था के रूप में निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है। लघु व्यवस्था, विश्व साम्राज्य, विश्व अर्थ व्यवस्था। तो लघु व्यवस्था क्या है, इसमें उत्पादन और व्यापारिक संबंध विद्यमान होते हैं, जो मूलतः पशुपालन और कृषि से संबंधित होते हैं। अगला है विश्व साम्राज्य, अन्य राज्यों का प्रभुत्व स्थापित करके उन्हें सैनिक रूप से नियंत्रित करके उनकी वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग अपने लाभ के लिए किया जाता है। विश्व अर्थव्यवस्था, इसके द्वारा सैनिक एवं राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में प्रभुत्व स्थापित करके विश्व के अन्य राज्यों का शोषण किया जाता है, जो वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। आगे, विश्व व्यवस्था का ऐतिहासिक परिवर्तन। तो वॉलस्टीन ने अपनी बुक द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर एंड द ओरिजिन्स ऑफ यूरोपियन वर्ल्ड इकोनॉमिक इन 20th सेंचुरी में उन्होंने
आधुनिक विश्व के आरंभ की प्रक्रिया में ऐतिहासिक परिवर्तन का वर्णन किया, इसे सैद्धांतिक आधार दिया। इन्होंने यूरोप समाज में सामंतवाद से पूंजीवाद के विकास के अध्ययन किया। इसके अनुसार 15वीं-16वीं सदी में की शुरुआत में एक नवीन विश्व व्यवस्था और पूंजीवाद व्यवस्था का आरंभ हुआ, जिसे साम्राज्यवाद व्यवस्था भी कहा जाता है। इस साम्राज्यवादी व्यवस्था में मूलतः 4 अवयव विद्यमान है। कौन कौन से हैं? केंद्र, अर्ध परिधि, परिधि और बाहर। सेंट्रल, सेमी पेरिफेरी, पेरिफेरी और आउटर। अब केंद्र में क्या क्या है? तो केंद्र वॉल्स्टीन के द्वारा पश्चिमी यूरोपीय 1450 से 1660 के बीच का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने उत्तर पश्चिमी यूरोप में के इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड को केंद्र में रखा, जिनकी समूचे विश्व पर आर्थिक नियंत्रण था तथा विश्व व्यापार से लाभ और मुनाफा अर्जित किया। फिर परिधि, ये केंद्र द्वारा शोषित थे, जहां शक्तिशाली सरकार का भाव था। साम्राज्यवादी शक्ति के द्वारा स्थानीय शासन सत्ता को समाप्त कर दिया गया तथा यूरोप के समस्त समाज निर्यात के केंद्र बन गए। इन देशों में उत्पादन केवल आंतरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किया गया। दक्षिण अमेरिका देश परिधि में शामिल थे। ठीक है, दक्षिण अमेरिका। फिर अर्ध परिधि, ये केंद्र और परिधि के मध्य स्थित है, जिसमें इटली, दक्षिण जर्मनी और दक्षिण फ्रांस थे। इसका केंद्र के द्वारा शोषण किया जाता था। वाह, ये क्षेत्र अपनी आर्थिक व्यवस्था को संरक्षित करने के लिए स्वयं को विश्व पूंजीवादी क्षेत्र से बाहर रखते थे, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण रूस है। वॉल्स्टीन के विश्व व्यवस्था का विश्लेषण अत्यधिक गतिशील है और इसके अनुसार 1640 के बाद उत्तर पश्चिमी यूरोप केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जबकि स्पेन, इटली अर्ध परिधि की ओर स्थानांतरित हो गई। एशियाई अफ्रीका महाद्वीप परिधि के रूप में बने हुए थे। विश्व व्यवस्था के अन्य विचारक और विश्व व्यवस्था से संबंधित वॉल्स्टीन के ने हमने बहुत सारे विचार देख लिए, उन्होंने क्या क्या दिया। अब और कौन कौन से विचारक है इससे संबंधित? तो एक है क्रिस्टोफर चेज डून का मानना है कि राज्यों के बीच पूंजीवादी व्यवस्था के कारण आर्थिक सैनिक रूप में शोषण एवं शोषणकारी संबंध विद्यमान होते हैं। जेनेट अबू लोगोट का मानना है कि विश्व अर्थ व्यवस्था 16वीं सदी में उत्पन्न नहीं हुई, अतः इन्हें वॉल्स्टीन के विचार को अस्वीकार कर दिया। वॉल्स्टीन के अनुसार कोर राष्ट्रों की विशेषता, तो वॉल्स्टीन के अनुसार जो है ना, कोर राष्ट्र जो उनकी क्या क्या विशेषता है? तो पहली है तो लोक कल्याणकारी सरकार होती, लोकतांत्रिक सरकार होती है, कल्याणकारी राज्य होता है, विनिर्मित पदार्थ का निर्यात एवं कच्चे पदार्थ का आयात किया जाता है। तो विनिर्मित, जो निर्मित किया गया पदार्थ का निर्यात किया जाता है और कच्चे पदार्थ का आयात किया जाता है परिधि देशों से। तभी तो कच्चे पदार्थ का हम वो आयात कर लेते थे, ले आते थे, और फिर उससे जो सामान बनता था उसको काफ़ी हाई रेट पे वो परिधि राष्ट्रों को बेचते थे, जिसके द्वारा वो उनका शोषण करते थे। अब अर्ध परिधि की विशेषता क्या है? अधिनायकवादी सरकार है, कल्याणकारी सुविधा केवल अल्प रूप से प्रदान की जाती है, कच्चे पदार्थ एवं विनिर्मित वस्तु दोनों का आयात एवं निर्यात होता है। इसमें कच्चे पदार्थ हम कहीं से लाते भी हैं और जो निर्यात मतलब जो बना हुआ पदार्थ उसको भी निर्यात करते हैं। तो ये बीच का है। और परिधि देश कैसे होते हैं? तो परिधि गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है, कल्याणकारी राज्य का अभाव होता है, कच्चे पदार्थ का निर्यात एवं विनिर्मित पदार्थों का आयात करते हैं। अब है विकास एवं लोकतंत्र। ठीक है, तो विकास एवं लोकतंत्र, विकास एवं लोकतंत्र विरोधाभासी नहीं है, लेकिन स्वस्थ लोकतांत्रिक मूल्य का विकास हुआ है। लोकतंत्र सुशासन की संकल्पना के करीब हो, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, नीतिगत स्पष्ट त्वरित निर्णय, एक निर्णय का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन तीव्र विकास पृष्ठभूमि निर्मित करते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक एवं विकास विरोधाभास दिखाई देता है। आर्थिक पिछड़ापन, अशिक्षा, गरीबी के कारण अब तक यहाँ स्वस्थ लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्माण नहीं हो पाया है। इसके कारण लोकतांत्रिक भागीदारी की संकल्पना कमजोर पड़ी है। कमजोर हुए वंचित समूह पिछड़े चले जा रहे हैं। यहाँ प्रभुत्वशाली वर्ग भागीदारी को सुनिश्चित कर रहा है और परिणामतः दोनों के बीच बढ़ता अंतराल विकास की प्रक्रिया में अवरुद्ध कर रहा है।
एक और राजनीतिक एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार के कारण संसाधन का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, तो दूसरी ओर लोकतांत्रिक व्यवस्था में नीतिगत अस्पष्टता, निर्णय प्रक्रिया और निर्णय के क्रियान्वयन न हो पाने के फलस्वरूप विकास प्रक्रिया बाधित हो रही है। फिर है सरकार एवं गैर सरकारी संस्थाओं के बीच में अंतराल, तो और कई बार अंतराल असंवाद की स्थिति भी उत्पन्न कर देती है। फिर विकास का उत्तर उपनिवेशवादी दृष्टिकोण, तो विकास के जिन सिद्धांतों का यूरोप और अमेरिकी विद्वानों के द्वारा निर्माण किया गया, इसे एशियाई अफ्रीका देशों के अनुकूल नहीं माना गया। इन रजनी कोठारी, क्रिस अस्कोव ने इसे विकास के ज्ञान का व्यवसायवाद कहा, जिसका अभिप्राय विकास के सभी सिद्धांत पश्चिमी देशों के लिए आर्थिक रूप में लाभकारी है। कल्याण सान्याल ने भी कहा है कि विकास के सिद्धांत और मान्यताएं समय के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। विकास के पश्चिमी मॉडल एशिया या अफ्रीका देशों के लिए अनुकूल नहीं बल्कि पूंजीवाद को वैधता प्रदान करते हैं। फिर है विकास का नारीवादी दृष्टिकोण। विकास का नारीवादी दृष्टिकोण क्या है? तो नारीवादियों द्वारा विकास को जेंडर को केंद्रीय महत्वपूर्ण माना गया है। मेरी यंग, इनका नाम याद रखना, मेरियन यंग ने विकास के लिए परिवार में उत्पन्न तथा परिवार में संसाधन के प्रबंध और उनके बच्चे, महिला और उनकी उपलब्धता पर केंद्रीय भूमिका प्रदान करने का समर्थन किया है। डियाना एलिसन ने कहा है कि समाज में महिलाओं का होना मूल पहचान का विचलन माना जाता है। विकास का क्षमतावादी विचार, कैपेबिलिटी अप्रोच, तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महमूद उल हक के द्वारा आर्थिक विकास के बजाय मानवीय विकास के विचार को केंद्रीय महत्व प्रदान किया गया। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन तथा अमेरिका की महिला दार्शनिक मार्था नुसबॉम के द्वारा विकास का एक वैकल्पिक विचार प्रदान किया गया है। अमर्त्य सेन के अनुसार समाज में व्यक्तियों की क्षमताएं अलग अलग होती है, इसलिए सभी व्यक्ति वस्तुओं का प्रयोग एक समान रूप से नहीं कर पाते। व्यक्तियों की क्षमता शारीरिक आधार पर निर्धारित होती है, क्योंकि एक स्वस्थ एवं एक विकलांग व्यक्ति एक ही सुविधा का समान उपयोग नहीं कर सकता। आगे है क्षमता सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण द्वारा भी निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए दिल्ली में रहने वाली गरीब रेखा के नीचे कोई महिला राजस्थान में निवास करने वाली उच्च जाति की विधवा महिला ने ज्यादा स्वतंत्रता है, क्योंकि दिल्ली में रहने वाली महिला के पास विकल्प के चयन की आजादी है। क्षमता एवं स्वतंत्रता परस्पर अंतर संबंध होते हैं और स्वतंत्रता विभिन्न विकल्पों की उपस्थिति में ही संभव है। उदाहरण के लिए जिस व्यक्ति के पास केवल साइकिल है वह साइकिल चलाने के लिए स्वतंत्र नहीं है, जबकि व्यक्ति के पास कार और साइकिल दोनों है तो वह साइकिल चलाने के लिए स्वतंत्र है। क्षमता का संबंध क्रिया फंक्शन से भी होता है। उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला व्यक्ति यदि रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता तो उसने अपनी क्षमता को क्रिया में परिवर्तित नहीं किया। अमर्त्य सेन ने कहा है कि राज्य द्वारा प्रदान की गई कल्याणकारी सुविधाओं और आर्थिक संसाधनों के वितरण से समाज की भलाई संभव नहीं है, बल्कि व्यक्तियों की क्षमता का विकास होना चाहिए। अमर्त्य सेन ने गरीब को क्षमता की हानि के रूप में चित्रित किया है। नुसबॉम का विचार, तो मार्था नुसबॉम द्वारा क्षमता के विचार करते हुए विभिन्न प्रकार की क्षमताओं की सूची का निर्माण किया गया। पहला जीवन, शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक अखंडता, समझ, विचार और कल्पना, भावना, व्यावहारिक तर्क, सदस्य संस्कृति, अन्य प्रजातीय, खेल, परिवेश और पर भौतिक और राजनीतिक नियंत्रण। नुसबॉम के अनुसार उपयुक्त विशेषताएं ही व्यक्ति की क्षमता को प्रदर्शित करती है। उन्होंने विकास के नारीवादी विचार का भी समर्थन किया है। इसके अनुसार केवल संसाधन विकृत कर देना ही विकास नहीं है, अपितु संसाधन महिला उत्थान के लिए वास्तविक रूप में सहायक है। यह प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत और विकास की बहस, तो पी साईनाथ ने अपनी बुक एवरीबॉडी लव्स अ गुड टॉक्स में लिखा है कि भारत अभी भी आम जनता
को मूलभूत सुविधा प्रदान नहीं है। घूसखोरी, ठेकेदारी, प्रशासनिक अधिकारी, राजनेता ने अपनी एक गिरोह बना रखी है और जो बहुमत गरीब जनसंख्या के हितों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। उन्होंने पंचायत राज और स्थानीय शासन को भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार कहा है, जो ग्रामीण भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करने में विफल है। अमित भादुरी ने अपनी किताब डेवलपमेंट विथ डिग्निटी में लिखा है कि बाजारवादी व्यवस्था केवल समाज के संपन्न वर्गों के लिए लाभदायक है, यह ग्रामीण और किसान जनता के हितों के लिए उपयोगी नहीं है। ज्ञानद्रेंद्र के अनुसार भोजन का अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। वास्तविक स्वतंत्रता भूख से स्वतंत्रता है। तो फ्रेंड्स, विकास चैप्टर मेरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको शक्ति की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पावर कराऊंगी। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में आपकी थोड़ी भी हेल्प कर रही है अगर, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।